Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in the last lecture we have studied research process that I verbally delivered you a lecture, and in today's lecture we will read these notes and try to understand what the author is wanted to convey the idea to us. बातें वही होंगी जो मैंने पहले बताई हैं, तो यहाँ पर हम इसको जान लेते हैं, इसकी रीडिंग कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए जानना आसान हो जाए. रिसर्च प्रोसेस कंसिस्ट्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस आर नेसेसरी स्टेप्स टू इफेक्टिवली कैरी आउट रिसर्च. रिसर्च प्रोसेस कहते हैं कि एक्शंस के एक तरतीब पर मुश्तमिल है या ज़रूरी इक़दामात की पर मुश्तमिल है टू इफ़ेक्टिवली कैरी आउट द रिसर्च. रिसर्च को मौसर अंदाज में कैरी आउट करने के लिए एंड डिज़ायर्ड प्रोग्रेशन ऑफ दीज स्टेप्स, और इन स्टेप्स की जो मतलूबा प्रोग्रेशन है उसको हासिल करने के लिए जो स्टेप्स हैं उन पर मुश्तमिल है रिसर्च प्रोसेस. कि किस तरीके से हमने एक स्टेप्स को फॉलो करके रिसर्च का अपना प्रोसेस पूरा करना है. द चार्ट शोन इन फिगर 1 रिप्रेजेंट्स ए रिसर्च प्रोसेस. फिगर 1 में जो फ्लो चार्ट दिया गया है कहता है कि ये रिसर्च प्रोसेस को जाहिर करता है. तो ये आपके सामने चार्ट है जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया. द फिगर शोज दैट रिसर्च प्रोसेस हैविंग ए नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड एक्शन एज शोन फ्रॉम स्टेप 1 to 7. फिगर जाहिर करती है कि रिसर्च प्रोसेस में आपस में बिल्कुल मिलते जुलते कुछ एक्शंस हैं जो कि स्टेप 1 से स्टेप 7 तक दिखाए गए हैं. But these activities should be following in a strictly prescribed sequence. लेकिन ये एक्टिविटीज़ सख्ती से इन्हीं प्रेस्क्राइब्ड मुजवज़ा तरतीब में होनी चाहिए. अदरवाइज रिसर्चर में फेस द प्रॉब्लम इन कंप्लीशन ऑफ द रिसर्च. दूसरी सूरत में रिसर्चर को अपनी रिसर्च कंप्लीट करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है. प्रॉब्लम का सामना क्या करना पड़ सकता है, मतलब वो तो फिर रिसर्च होगी ही नहीं अगर इस सीक्वेंस को फॉलो ना किया जाए. बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए ऐसा करना. इन द रिसर्च प्रोसेस ईच स्टेप इज़ स्पेसिफिक एंड दे आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. रिसर्च प्रोसेस में हर स्टेप जो है वो एक ख़ास है और वो दूसरे से मुख्तलिफ है, नुमाया है, अलग होता है दूसरों से. However, the following order relating to various steps provides a useful procedural instruction regarding the research process. कहते हैं नीचे दिया गया एक तरतीब है, वही तरतीब वो जो स्टेप्स पहले बताए गए थे उनको यहाँ पर दिया गया है. कहते हैं कि ये तरतीब यूज़फुल हो सकती है रिसर्च प्रोसेस में कि हम इसको फॉलो करते हैं. यहाँ पर वही बातें हैं, यहाँ पर इसमें 10 स्टेप बताए हैं, उसी को ज़रा मतलब डीपली करके आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम जो भी वहाँ पर भी पहला था. नेक्स्ट है ब्रॉड लिटरेचर सर्वे. थर्ड वन हाइपोथेसिस फार्मूलेशन. फोर्थ वन प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, डिटर्मिनिंग सैम्पल डिज़ाइन. तो यहाँ पर वो वहाँ उसमें पिक्चर में इन दोनों को एक ही स्टेप बताया गया था, तो वैसे भी ये एक ही स्टेप है. नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन, और फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ डाटा है, और फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग है. इन दोनों को भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग और डाटा एनालिसिस ये दोनों भी एक ही स्टेप बताए गए थे पिछले फिगर के अंदर. और नेक्स्ट है जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट टू प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट.
कि आपने आप रिपोर्ट पेश करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये पहले फिगर में ये पिछले स्टेप का ही हिस्सा था कि कैसे आप प्रेजेंट करेंगे अपनी रिपोर्ट को। इसी तरह थीसिस है, तो थीसिस में तो आपका फिर वो लास्ट में वाइवा ही होता है कि वहाँ पर आप फिर अपना वाइवा एक शॉर्ट तरीके से अपनी थीसिस को असम्बल करते हैं और वहाँ पर आप अपने जो असातिज़ा हैं उनके सामने अपने थीसिस के वाइवा को परफॉर्म करते हैं और जस्टिफाई करते हैं अपने थीसिस को। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अबव स्टेटेड स्टेप्स आर एज फॉलोज। Identification of research problem. There are two types of research problem, like those which relate to state of nature, means that denote the hypothetical condition of what the lives of people might have been like before societies came into existence, and those which relate to relationship between different variables. तो यहाँ पर बताता है कि दो तरह के रिसर्च प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो वो जो है कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर से रिलेट करते हैं, जिसका मतलब है कि आप एक मफरूज़ाती हालात बयान करते हैं कि सोसाइटीज़ के आने से पहले लोग किस तरह ज़िंदगियाँ गुजारते थे। और दूसरा है कि आप रिलेट करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को आपस में एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर इसने एक स्पेसिफिक हालात में, स्पेसिफिक सिनेरियो में इसने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, इस हेडिंग को बयान करने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता। ये तो एक ख़ास हालात में बयान करने की कोशिश की है। यहाँ पर इसकी रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो कुछ भी हो सकता है। जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आपने का टॉपिक है वही आपका रिसर्च प्रॉब्लम है। कि आप वहाँ पर लाजमी नहीं कि लोगों का बिहेवियर आपने जानना है, आप वहाँ पर पौधों का बिहेवियर जान सकते हैं, पौधों पर डिफरेंट बीमारियों का अटैक होता है उसको जान सकते हैं। तो आपकी सबसे पहले अपने प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन आपको होनी चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम जो है ये किस तरीके से दूसरे प्रॉब्लम से अलग है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, आपको उसकी शनाख्त होनी चाहिए कि आपने किस मसले को सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मटर के पौधे पर बीमारियों का हमला बताते हैं तो ये एक बहुत, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी। आप बल्कि इसमें यूँ कर सकते हैं, देखिए मैं आप रिसर्च आइडेंटिफाई कैसे करना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि मटर के पौधे की फला किस्म और उस पर एक ख़ास स्पेसिफाई कर लिया अब आपने, फला किस्म पर फला बीमारी का अटैक किस तरीके से हो सकता है, वो आगे से कैसे बिहेव कर सकता है, और जो है उसको कौन कौन से स्पेसिफिक कंडीशन देने चाहिए, किन स्पेसिफिक कंडीशन में कितना पानी देना आपने, कितनी सूरज की रोशनी उसको मुयस्सर है, कौन से मौसमी हालात मुयस्सर हैं। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में आएंगी कि वहाँ पर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि जस्ट एक प्रॉब्लम को, एक बड़ी रेंज की बजाय आप एक स्पेसिफिक जस्ट एक सिंगल एस्पेक्ट को आप डिस्कस करते हैं अपनी रिसर्च में। अगर आपकी रिसर्च में की रेंज बड़ी है, मतलब बड़ी रेंज से मुराद यहाँ मेरी ये है कि आपने मुतलकन बीमारियाँ लिख दी हैं कि बीमारियों का अटैक किस तरीके से हो सकता है, तो ये रेंज आपने की बड़ी है, तो ये आपकी रिसर्च का फॉल्ट है। वहाँ पर आप जस्ट स्पेसिफिक एक बीमारी या स्पेसिफिक मटर के पौधे हैं तो उसमें एक या दो या जो भी आप समझते हैं कि ये जो किस्म है मटर के पौधों की, मैं जस्ट इसको डिस्कस करूँगा, तो वो हो सकती है। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो है स्टेप वो लिटरेचर रिव्यू का है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, द रिसर्चर मस्ट study all available literature to get himself familiar with the selected problem। कहता है कि रिसर्च को आइडेंटिफाई करने के बाद, रिसर्च प्रॉब्लम को,
रिसर्चर जो है वो जो अवेलेबल लिटरेचर है पहले से उससे फेमिलियर होता है, अपना सेलेक्टेड प्रॉब्लम से मुतल्लिका जो अवेलेबल लिटरेचर है उससे फेमिलियर होता है और उसको बयान करता है ही में। और इस तरह बयान करते हुए वो दरअसल अपने जो रिसर्च है उसको उसकी वजाहत कर रहा होता है वो कि ये वैलिड है। ही में रिव्यू टू टाइप्स ऑफ literature. First is the conceptual literature, which is related to the concept and theories, and second is the empirical literature, which consists of previous studies similar to the proposed research problem. कहते हैं दो तरीके का रिसर्च रिव्यू हो सकता है, लिटरेचर रिव्यू। एक तो कंसेप्चुअल है कि आपने अगर थीरी जनरेट करनी है तो पहले से जो थीरीज अवेलेबल हैं आप बताएंगे कि वो फ़लाँ थीरीज अवेलेबल है, फ़लाँ कंसेप्ट अवेलेबल है, लेकिन वो जस्ट इस एस्पेक्ट को बताता है, फ़लाँ थीरी जो है फ़लाँ एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है वो जस्ट इस एस्पेक्ट को डील करता है, लेकिन जो मेरा प्रॉब्लम है ये जो एस्पेक्ट है इसको किसी ने बयान नहीं किया। तो वहाँ आप गैप क्रिएट करके अपनी स्टडी को जस्टिफाई करते हैं। और नेक्स्ट है कि दूसरी जो लिटरेचर रिव्यू है आप वो तजर्बाती हो सकती है। आप वहाँ पर बताएंगे कि फ़ला पर तजर्बात हो चुके हैं और जो तजर्बात हुए हैं आप उनको बताएंगे कि ये तजर्बात हो चुके हैं, लेकिन मेरा जो स्पेसिफिक इशू है इस पर किसी ने अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो आप वहाँ अपनी रिसर्च को जस्टिफाई करते हैं। द रिसर्चर शुड अंडरटेक वास्ट लिटरेचर सर्वे कंसर्न विद द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर रिसर्चर एक वास्ट लिटरेचर सर्वे लेता है जो कि प्रॉब्लम से रेलेवेंट होता है। फॉर दिस पर्पज़ द abstracting and indexing journal and published and unpublished bibliographies are the first place where researcher can get information or knowledge। तो यहाँ पर बताया कि इस मकसद के लिए कि भी कंसर्निंग डाटा कैसे लिया जाए, मुतल्लिका लिटरेचर रिव्यू कैसे लिया जाए, तो आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम से मुतल्लिका कोई एक रिसर्च आर्टिकल या जर्नल उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं, वो आपसे मुतल्लिका है या नहीं है। अगर नहीं भी है मुतल्लिका तो आप उसकी इंडेक्स में जाएंगे, आप उसके रेफरेंसेस में जाएंगे, उसकी बिब्लियोग्राफीज़ में जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि इसने डाटा कहाँ कहाँ से लिया। तो वहाँ टॉपिक को पढ़ते हुए होपफुली आपको आपसे लिटरेचर रिव्यू से मुतल्लिका आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाएगी जो कि आपके लिटरेचर रिव्यू के लिए हेल्पफुल होगी। तो वहाँ जो उसने रेफरेंसेस दिए होंगे, जो बिब्लियोग्राफीज़ दी होंगी, आप फिर उन बिब्लियोग्राफीज़ को जाके नेट से या कहीं बुक से जो उसने एड्रेस दिए हुए हैं तो वहाँ उनको उठा सकते हैं, उनको नेट से या लाइब्रेरी से हासिल कर सकते हैं उन मटेरियल्स को और वहाँ उनको पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ भी ऐसी कोई नहीं मिली तो फिर आप उनकी भी आगे फर्दर जो बिब्लियोग्राफीज़ हैं, जो रेफरेंसेस हैं, वहाँ उनको पढ़ के और फिर आगे मज़ीद जो उसने हवाला जात दिए हैं रिसर्च आर्टिकल्स, थीसिस और बुक्स के, आप उनको पढ़ सकते हैं। कोई ना कोई चीज़ आपको वहाँ से आपकी मुतल्लिका लिटरेचर रिव्यू से मुतल्लिका मिल जाएगी जो कि आपके प्रॉब्लम से मुतल्लिका होगी और वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एकेडमिक जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, बुक्स etc. must be hit depending on the nature of the problem। कहते ये सारी चीज़ें लाजमी तौर पर टच की जाती हैं आपके प्रॉब्लम की नेचर पर डिपेंड करते हुए। आप एकेडमिक्स जर्नल्स उठा लेते हैं, उन जर्नल्स में जो आर्टिकल पब्लिश हुए उन आर्टिकल को पढ़ते हैं आप जो आपसे मुतल्लिका है। ज़ूलॉजी के जर्नल में आप चले जाते हैं, ज़ूलॉजी के जर्नल में जाके आप फर्दर जो प्लांट्स के जो आर्टिकल हैं, प्लांट्स से मुतल्लिका हैं, वहाँ आप चले जाते हैं। और प्लांट्स में भी अगर आगे आप चले जाते हैं, मटर के पौधे से जो मुतल्लिका हैं उनमें, और फिर मज़ीद मतलब आप स्पेसिफिक होते चले जाते हैं। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, कोई रिसर्च कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कंडक्ट करवाई जाती हैं डिफरेंट
सालाना भी हो सकती हैं ये, तो उसमें आपको कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स आपको मिल जाती है, आपको वीडियो प्रोसीडिंग या आपको तहरीरी प्रोसीडिंग मिल जाती है, जिसमें डिफरेंट प्रोफेसर्स ने, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना व्यू पॉइंट दिया होता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं कोई या कोई बुक्स हैं, वो हेल्पफुल हो सकती हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम डिपेंड करता है कि आप किस पर टच करेंगे। आफ्टर दिस द रिसर्चर रिवाइज द प्रॉब्लम इनटू एनालिटिकल और ऑपरेशनल टर्म्स। इसके बाद रिसर्चर एनालिटिकल और ऑपरेशनल टर्म्स में, तज्जियाती तहकीकाती टर्मिनोलॉजी के अंदर अपने प्रॉब्लम को का एक तरह से रिवाइज करता है, उसको रिव्यू करता है। जब आपने उसने इधर उधर की मुतल्लिका चीज़ें पढ़ ली, अब अपने जो प्रॉब्लम है उसका रिव्यू करता है और उसका जायज़ा लेता है कि आया वाकई मेरा प्रॉब्लम था भी या नहीं, या मेरा प्रॉब्लम तो पहले किसी ने सॉल्व ही कर दिया है। तो वहाँ पर अब उस टर्मिनोलॉजी में वहाँ पर उसको डिफाइन किया जाएगा, टू पुट द प्रॉब्लम इन एज ए स्पेसिफिक टर्म्स एज पॉसिबल। दिस असाइनमेंट ऑफ formulating or defining a research problem is an important step in the entire research process। कहता है कि ये रिसर्च प्रोसेस में अहम हो सकती है। Once the problem is formulated, a synopsis of it should be written down। जब प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो जाता है तो फिर इसका एक सिनॉप्सिस बनाया जाता है, इसका एक प्रपोजल तैयार किया जाता है जो कि यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किया जाता है। एक सिनॉप्सिस आप समझ लें, आप यूँ समझ लें कि इसको एक शॉर्ट ओवरव्यू एक दिया जाता है थीसिस से पहले, उसको सिनॉप्सिस कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने इसके 2 स्टेप्स पढ़ लिए। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो रिमेनिंग है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।